वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। अब आज कर रहे हैं यूनिट 1 का पार्ट 5 जो कि आपका है लास्ट पार्ट। ये मेरी इंस्टा टेलीग्राम चैनल आईडी है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। ये आपका सिलेबस है जिसमें 7 यूनिट है, जिसमें से हम फर्स्ट यूनिट में हैं, अभी लास्ट पार्ट है, ये आज ख़त्म कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। अब इसमें क्या देखना है बेटा, हमको टोटल देखना है। अब तक हमने जितने भी पांचों हमारे वंश पढ़ लिए, उन सारे वंशों के टाइम पे दिल्ली सल्तनत की शासन पद्धति कैसी थी, ये देखना है कि टोटल 320 साल जो यहाँ पे आके राज करके गए हैं, उस समय पे दिल्ली सल्तनत का जो भी चल रहा था सिस्टम, वो पूरा सिस्टम देखना है हमें पूरा। ठीक है, ऑल राउंड। सबसे पहले देखेंगे इनका प्रशासनिक संगठन कि इनका प्रशासन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन जो इनका पूरा था वो कैसे काम करता था, ये देखना है हमें। ठीक है, एक बार रीड कर लेते फिर समझाती हूँ। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन संगठन कई निमित्तों फैक्टर्स का परिणाम था। इसमें से मुख्य यह थे तुर्क तथा ईरानियों की रीति तथा परिपाटी और भारत की पर्याप्त रूप में व्यवस्थित प्रशासनिक परंपराएं एवं संस्थाएं। मतलब ये मिला जुला एक पूरा तुर्क वालों का भी, ईरानी वालों का भी, भारत वालों की टोटल परंपराएं वगैरह सब देखी जाएगी, रीति रिवाज, जिसमें सब मिला हुआ एक रूप था। ठीक है, ये बोल रहे हैं परंपराएं वगैरह सब था इसमें। दिल्ली सल्तनत को भारतीय वातावरण में तुर्की ईरानी प्रणाली नामांकन देना उचित होगा। क्या बोला सकता है, दिल्ली सल्तनत को भारतीय वातावरण में, हमारे वाले इन्वायरमेंट में तुर्क और ईरान वाली जो इनकी प्रणालियाँ थी उसको मिलाया गया। ठीक है, भौगोलिक स्थिति ने भी सरकार के स्वरूप को निश्चित किया। ठीक है, भौगोलिक स्थिति ने भी विस्तृत क्षेत्र को विजय तथा उसके प्रशासन के लिए आवश्यक था कि राजा स्थानीय अंतरा अर्थतंत्र सरदारों की सेवाओं का उपयोग करे। अगर वो यहाँ आके जो ये सारे थे बाहर से जो वंश आए थे, तुर्क वाले, ईरान वाले, यहाँ पे कब्जा करने और यहाँ शासन करने में, तो इनको चाहिए था कि जो हमारे यहाँ के स्थानीय सरदार हैं, जो यहाँ के राजा वगैरह हैं, उनकी सेवाओं का उपयोग करें कि वो भी इनका साथ दें, तभी ये यहाँ पे कर पाएंगे राज, तथा अपनी सरकार को सैनिक रूप दे। अपनी सरकार जो इनकी पूरी सेना है उसको एक अच्छा सैनिक रूप मिले। लंबे फासले तथा विस्तृत क्षेत्र तथा विभिन्न भागों में प्रचुर साधनों के कारण साम्राज्य के सहन ही स्वायत्तता राज्यों में बांट जाने की प्रवृत्ति थी। उत्तरी भारत का इतिहास इन केंद्रीकरण एवं केंद्रीकृत प्रक्रियाओं में संघर्ष में इतिहास है। घोषाल के शब्द में एकीकरण, ये एक इंसान है, एक व्यक्ति है, जिन्होंने जो बुक्स वगैरह लिखते हैं ना, पूरे इनके बताते हैं इतिहास की क्या कब हुआ। जैसे अल-बुरूनी का हमने पढ़ा था, उसने बताया कि इस टाइम पे ऐसी ऐसी सिचुएशन थी। ऐसे इसके शब्दों में इसने क्या बताया है, एकीकरण की भावना ने विच्छेद की दृढ़ बद्धमूल प्रवृत्ति से निश्चित संघर्ष किया। इसलिए अधिक या कम समय के लिए बड़े या छोटे साम्राज्यों के साथ साथ छोटे मोटे राज्य की बारी बारी से स्थापित होते रहे। तुर्क सुल्तान भारत का हालात को समझने के लिए काफ़ी हद तक सफल रहे थे। उन्होंने समझ लिया था कि इस्लाम के अनुसार या धार्मिक कट्टरता के आधार पर राज्य नहीं किया जा सकता। देखो ये जब आए ना, तो उन्होंने ये वाली बात देख ली कि अगर यहाँ आके राज करना है तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए यहाँ की जनता का भी, प्लस यहाँ के जो सरदार है, जो यहाँ के राजा हैं, उनका हमें सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो अकबर आया, उसने जजिया कर हटा दिया। ठीक है, पहले कोई आया था उसने लगाया था, उसने जजिया कर हटा दिया, ऐसे सपोर्ट लिया, लोगों के साथ संबंध अच्छे बनाए उसने, ऐसे मतलब पूरे टोटल इनका प्रशासनिक संगठन चलाने के लिए इन्हें क्या चाहिए था कि लोगों की इनको सपोर्ट मिले, कानून व्यवस्था बनी रहे। खिलजी के टाइम पे इसने क्या किया, 50% कर दिया टैक्स, टैक्स जो था इसने बढ़ा दिया, उसके बाद जो शासक आया उसने घटा दिया। तो ये पूरा मिला जुला सार क्या कह रहा है कि इनको सपोर्ट की ज़रूरत थी। बस ये मेन क्या थी कि इनकी शासन व्यवस्था जो थी, इनके प्रशासनिक संगठन कैसी थी, निरंकुश थी। एक बंदे की सत्ता थी, एक बंदे के पास सारी पावर थी, वो सारे A to Z डिसीजन लेगा, जो सुल्तान होगा, ठीक है, वो ही डिसाइड करेगा क्या होगा, कैसे होगा। इस्लामिक राज था, मुसलमान थे सारे, तो इस्लाम के आधार पे था। सैनिक राजतंत्र था, मतलब सेना की पावरफुल थी, जिसकी जितनी ज़्यादा सेना वो जीत जाएगा। ज़्यादा सेना तो विस्तार करते वक्त साथ वाले पे हमला किया, उसकी राज्यों को अपने में मिला लिया, ऐसे था बस इनका ही सिस्टम। पूरा ये बताना है आपको। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मंत्री, कि इनके यहाँ पे मंत्री होते थे अलग अलग पद के, जैसे हमारे यहाँ पे मंत्री होते हैं ना, रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, सुरक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ऐसे इनके भी मंत्री होते थे। सेम जैसा हमारा स्ट्रक्चर था उस टाइम पे इनका भी स्ट्रक्चर वही था, बस ये कि पावर सारी एक बंदे के हाथ में होती थी, सुल्तान के हाथ में,
वो डिसाइड करता था कि किसे किसे कौन सा मंत्री बनाना है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, वोट के आधार पे होता है, जीतता है जो, फिर उसके आधार पे होता है कि है सारे बंदे चुन के जाते हैं, ऐसे कोई नहीं चला जाता। इसके यहाँ पे क्या था, इसके राजा के हिसाब से होगा, जो जिसको राजा को जो अच्छा लगा वो, ठीक है। प्रशासन में सुल्तान की सहायता के लिए, सुल्तान की हेल्प के लिए, प्रशासन व्यवस्था चलाने के लिए कई मंत्री होते थे। इस्लामिक इतिहास में वस्तुतः मंत्रियों का पद बहुत बाद में विस्तृत हुआ, ठीक है। अरबों के प्रशासनिक ढांचे में मंत्रियों के पद की शुरुआत अब्बासी शासकों खलीफाओं की देन है। यहाँ से स्टार्ट करें इन्होंने। एक विशाल साम्राज्य की राजनीतिक जिम्मेदारी का बोझ एकमात्र खलीफा के लिए उठाना कठिन हो सकता है। देखो, अगर एक ही बंदा है, एक ही बंदा पूरा सबसे ज़्यादा पावरफुल है, बट ये पूरा का पूरा सोचो, पूरा भारत इन्होंने कब्जे में ले रखा था, तो पूरा भारत एक अकेला बंदा कैसे चला सकता है। मंत्री तो उसको चाहिए जो सी चीज़ें कंट्रोल करे, सब कुछ देखे, और एंड में आके पूरा बायोडाटा उसे बता दे, पूरा ब्यौरा जो होता है वो बता दे, उसको समझा दे कि ये समस्या चल रही है, ये दिक्कत चल रही है, इतना पैसा आया, यहाँ से आया। पूरा अकेला एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए क्या था, मंत्री होना ज़रूरी है। अलग अलग विभाग बांट दिए कि तुम्हारा काम है ये, इसको संभालो अच्छे से, ये वो, पैसे जो चाहिए वो हमसे ले लो, वित्तीय सहायता, बाकी सारा तुम्हें काम संभालना है। ऐसे रोज़मर्रा की प्रशासनिक समस्या में डे टू डे लाइफ, छोटी मोटी जो समस्या है उसमें अब राजा थोड़ी ना आएगा बात करने, उसको ये लोग संभालेंगे। मंत्री का समाधान करने के लिए मंत्रियों की ज़रूरत होती थी, कि जो बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स है उन सब छोटी छोटी चीज़ों को मंत्री संभालेंगे। दो तरह के मंत्री होते थे, सीमित अधिकार वाले तथा असीमित अधिकार वाले। ऐसे मंत्री जिनके पास बहुत पावर है, वो अपनी मर्जी से डिसीजन ले लेंगे, और सीमित वाले जो छोटे मोटे मामलों में सिर्फ काम कर सकते हैं। असीमित अधिकार का उपयोग करने वाले मंत्री नायाबे मामलिक कहलाते थे, ठीक है। इनके नाम लिख लो एक बार, नायाबे मामलिक, असीमित वाले जिनके पास बेहिसाब पावर है, वो अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं। बलबन सुल्तान के नसीरुद्दीन मामूली के शासन में नायाब मलिक था, ठीक है। ये जो था, ये नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासन काल में नायब ममलिक था, जिसका पास कैसी पावर थी, असीमित वाली। मंत्रियों का काम क्या होता था, सिस्टम को संभालना, ठीक है। मैनेजमेंट का काम सारा इनका, कंट्रोल करने का सारा काम, ठीक है। प्लस ये कि इनके मंत्रालय 3 बटे हुए थे, 3 प्रकार के इनके मंत्रालय थे। जैसे हमारे अब तो बहुत सारे मंत्रालय होते, इनके सिर्फ 3 थे, दीन अर्ज, दीन ईशा, दीन रियायत। 3 प्रकार के मंत्रालय थे, इन तीनों को हमें डीप में पढ़ना है, ठीक है बेटा, इसको लिख के करो, ठीक है। दीन अर्ज का मंत्री अरीज ममलिक कहलाता था, ठीक है। दीन अर्ज का मंत्री कौन होता था, अरीज ममलिक कहलाता था। नाम लिख लो इसका। है क्या ये पूरा, उसके मंत्रालय अर्थात दीन ए अर्ज के अधीन सेना की भर्ती तथा देखभाल होती थी। सेना वालों की भर्ती करना और सेना की देखभाल करना, के सारे सैनिक ठीक है, उनका बायोडाटा, उनका हुलिया वगैरह लिखना, कौन कौन है ये देखना, पूरा सारा काम उसमें। सैनिक मंत्रालय का मुख्य निरीक्षण करने का कारण उसकी जिम्मेदारी है कि सारा काम निरीक्षण करना। इन्विजिलेटर का जो काम होता है वो सारा काम देखभाल करना, नज़र देखना, उस पर लगाना कि क्या कर रहा है कौन। इसी तरह हम देखते हैं कि अरीज मामलिक को एक विशेष स्थान प्राप्त था, लेकिन फिर भी वह सैनिक नायक नहीं था। देखो ये था, बट ये लोएस्ट लेवल पे था। इसका काम सिर्फ भर्ती का था, देखभाल का था, सेना का सेना नायक नहीं था ये। वो राजा ही होता था कि सारे डिसीजन A to Z राजा लेगा, सारी पावर राजा के पास होगी। सैनिक क्या करेंगे, कहाँ पे क्या हमला लेंगे, वो सब सैनिक करेगा काम। ये सेना नायक नहीं था, इसका काम क्या था, देखभाल का, कि सेना क्या कर रही है, सेना की क्या ज़रूरतें हैं, सारे घोड़े कितने हैं, किसको क्या चाहिए, ये सब चीज़ें देखना, हथियार वगैरह का निरीक्षण करना। जब सेना भेजने की ज़रूरत पड़ती थी तो सेना की बागडोर किसकी दी जाए, इसका फैसला भी खुद सुल्तान करता था। मतलब मेन पावर सारी सुल्तान के हाथ में थी, और इसका काम क्या था, देखभाल का, नज़र बनाए रखने का, ठीक है। बस ये वाला इसका काम था। सेकंड हमारा क्या है, मंत्रालय जो है दीन ईशा, एक अन्य मंत्रालय था, और यह मंत्रालय क्या कर रहा था, और जिस मंत्री के नीचे दीन ईशा कार्य करता था उसको दीन ममलिक कहते थे। जो बंदा इसमें काम करेगा उसे क्या कहा जाएगा, दीन ममलिक। ऊपर वाले को क्या कहते थे, अरीज, अरीज ममलिक। ये सारे इस्लामिक नाम इन्हें लिख लो बेटा। दीन ममलिक में क्या हो रहा है, दीन ममलिक के मंत्रालय में सरकारी पत्राचार का कार्य होता था, लिखा पढ़ी का काम सारा पत्राचार वाला। कि हमारे यहाँ पे क्या है, फ़ोन है, मैसेज कर सकते हैं हम, कॉल कर सकते हैं, सब कुछ हमारे पास। लेकिन उस टाइम पे ये सब नहीं था। उस टाइम पे क्या होता था, पत्र लिखे जाते थे, वो पत्र भिजवाए जाते थे। अपनी बात कुछ भी कहनी है तो पत्र लिख लिख के बात की जाती, एक तरीके से पूरी डाक व्यवस्था थी। क्या थी, डाक व्यवस्था।
का कार्य होता था। यहाँ तक कि सुल्तान की निजी तथा गुप्त पत्र भी, जो उसके पर्सनल भी गुप्त पत्र वगैरह होते थे, पत्र व्यवहार की जिम्मेदारी भी दीन मामलिक पर होती थी। ठीक है। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर मोहम्मद हबीब दीन मामलिक के बारे में लिखते हैं, वह दीन मामलिक सुल्तान की इच्छाओं को राज्यपालों तथा स्थानीय अधिकारों तक पहुंचाता था। मतलब जो भी राजा चाह रहा है, जो भी उसके मैसेज है, वो सब उसके आगे पहुंचाता था और उनके निवेदन पत्रों को सुल्तान के सामने पेश करता था। वह केंद्रीय और स्थानीय सरकार के कुल पत्र व्यवहार का सामान्य माध्यम था। हालांकि प्रश्न जो विशेष मंत्रालयों से संबंधित थे वह उसके सीधा भेजा करते थे। मतलब पत्र का काम सारा डाक व्यवस्था वाले ये मान लो, ठीक है। उनका काम क्या था, सेना का पूरा काम, सेना का सारा A to Z काम संभालना। इनका काम क्या है, पत्र वाला काम, मैसेज इधर से उधर भेजने का। अब थर्ड और लास्ट क्या है, दीन रसलत चारों मंत्रालय का उल्लेख करते हुए प्रोफेसर मोहम्मद हबीब ने दीन रसलत के बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन एक अन्य प्रतिष्ठित इतिहासकार दूसरे इतिहासकार ने इस बारे में बता रखा है। ठीक है। चौथा मंत्रालय दीन रसलत था। उसके आगे चलकर लिखते हैं कि इसके दीन रसलत कार्यों को रूपरेखा नहीं दी, लेकिन शब्दों में रसलत विदेशी और राजनीति पत्राचार पर संकेत करता था। अब ये क्या, इंटरनेशनल, वो कहता था सिर्फ देश में जितनी भी बातें चल रही है, किसको कौन सा पत्र भिजवाना, वो सारा काम करना देश के अंदर। ये वाले कौन थे, पत्र भेजते थे विदेशी पत्र के बाहर से। मतलब मान लो ये इंडिया है हमारा, 7 समुद्र पार से कोई पत्र आना है तो वो पत्र राजों को भेजना है, और हमें यहाँ से वहाँ कोई पत्र भेजना है। ऐसी सारी चीज़ों का काम हाई लेवल वाला, इंटरनेशनल, पूरा ये सारा संभालते थे। ठीक है। और इस तरह का एक प्रकार का विदेशी विभाग था। कैसा था ये, विदेशी विभाग था, जो बाहर से आने वाले पत्रों की देखभाल करेगा, देखेगा और बात पहुँचाएगा। ठीक है। जो राजदूतों और दूतों के घनिष्ठ संपर्क में रहता था, जो बाहर के देशों को भेजे जाते थे, जो विदेशी राजाओं द्वारा यहाँ आते थे। वो देखो पत्र नहीं भेजेंगे, पूरा का पूरा एक इंसान आएगा और वो अपनी पत्र के साथ अपनी बात बताएगा कि ये वाला संदेशा आया है, फिर यहाँ से वो संदेशा भेजा जाएगा। तो इन सब की बातचीत का सारा ख्याल कि कहीं वो कोई जासूस तो नहीं है, या फिर वो हम पे हमला तो नहीं कर देगा, कोई खतरा तो नहीं है, सारी चीज़ों की देखभाल करना इनका काम था। ठीक है। बस इसमें यही है। राजस्व व्यवस्था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो ये है, क्योंकि इनका पूरा प्रशासन कैसे चलता था, टैक्स से। जनता टैक्स देगी, उससे इनका काम चलता था, क्योंकि इनका कोई व्यापार वगैरह तो था नहीं खास, है ना। जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे, विजयनगर वाले वो सारे व्यापारी थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, अच्छे पैसे वाले थे, इनका पूरा व्यापार चलता था, बंदरगाह थे इनके बहुत सारे, A to Z चीज़ें भी ये बेचते थे, खरीदते भी थे। लेकिन ये कुछ बेचते नहीं थे, इनका सारा काम टैक्स का ही था, क्योंकि टैक्स आएगा उससे हमारा राज्य चलेगा। तो ये यही बोल रहे हैं कि मध्यकाल में आदामी इक्का व्यवस्था वाला था ना, कि सैनिकों को कोई सैलरी नहीं देते थे, उनको क्या बोलते थे कि आप टैक्स कलेक्ट करो और हमें कुछ % टैक्स दे दो, बाकी का आपका, आपको राज व्यवस्था में टैक्स देना पड़ेगा राजकोष के अंदर। बस ये पूरा सिस्टम इनका सबका सेम था, पूरे 5 शासनकाल में राजस्व बहुत इंपॉर्टेंट था। मध्यकाल में आधीन मुख्य साधन भूमि थी। सबसे ज़्यादा अगर टैक्स किसी से दिया था तो वो भूमि पे ही लिया जाता था। तथा राज्यों की आय का मुख्य स्रोत, मेन स्रोत राजस्व था, भू राजस्व, भू माने भूमि से आय वाला राजस्व। तुर्क साम्राज्य की नींव डालने के बाद सुल्तानों के ध्यान सबसे पहले आर्थिक क्षेत्रों को भू राजस्व व्यवस्था की ओर गया, लेकिन उन्होंने एकदम से राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन करने को नहीं ठीक ठानी। इतने बड़े पैमाने पर कार्य को करने के लिए तुर्कों सरदारों का तथा अधिकारी थे, और फिर भी उन्होंने जल्दी में वे ऐसे कदम नहीं उठाना चाहते थे जिससे स्थानीय स्थान पर असंतोष पैदा हो जाए। इन्होंने टैक्स खुद से नहीं लिया, सरदारों को, स्थानीय राजाओं को, रायतों को, चौधरियों को, इन सबको रखा ताकि ये लोग टैक्स ले और फिर हमें दे, वो राजस्व वसूल करके हमें लंबे समय तक देते रहें। मतलब ये इन्होंने खुद टैक्स वगैरह नहीं लिए, सरदारों को रखा। वो था ना इक्का वाला व्यवस्था के, दे दिए, इक्कादारी वाली व्यवस्था सबको दे दी भूमि है, फिर वो उनको बोला कि तुम टैक्स लो और हमें दे दो। डायरेक्ट इन्होंने टैक्स नहीं लिया, क्योंकि उन्हें पता था हम टैक्स लेंगे तो लोग हमें देंगे ही नहीं टैक्स। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में राजस्व वसूल करने का, उसका निरीक्षण करने की प्रशासनिक तंत्र अति विस्तृत था। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में काफ़ी अच्छा था इनका, कि वो कितना टैक्स कहाँ से आ रहा है। अलाउद्दीन खिलजी के राजकाज में इनके टाइम पे राजस्व विभाग बना हुआ था, पूरा इनकम टैक्स वाला डिपार्टमेंट जो था, उसमें कितने लोग क्या क्या काम करते थे। खजाने की वसूली करने का अधिकारी का नाम ये था। ठीक है। राजस्व जमा करने का काम इसका, एजेंट का नाम ये, ठीक है, गुम
गुमाशता, ठीक है, हिसाब की जांच करना कि कुछ गलत तो नहीं करा किसी ने। अकाउंटेंट जो होते हैं ना उसको ये कहा जाता था। लिखने का काम सारा जिसका, लेखपाल जो सब कुछ ब्यौरा वगैरह रखी, सारे पूरे पद थे, ठीक है। पूरा का पूरा इनका इनकम टैक्स पूरा एक डिपार्टमेंट था, ठीक है। सेना, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो सेना भी है, क्योंकि सेना के बल पे तो ये जीते थे सारे क्षेत्र वगैरह। सेना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती थी कि कोई भी कभी भी वार कर सकता है। जहाँ सेना कमज़ोर हुई सत्ता चली जाएगी, सेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाएगी। सेना का प्रमुख प्रबंधन अरीज ममलिक था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसके पास सारी पावर है वो ये है, अरीज ममलिक, जो भर्ती करना, वेतन देना, सेना का निरीक्षण करना और उपस्थिति रिकॉर्ड रखना कि कौन कहाँ है, ठीक है, प्रेजेंट वाला कार्य करता था। अरीज ममलिक ही सबसे सबको वेतन आदि देता था, वेतन वगैरह भी ये दे रहा है। सेना का विभिन्न विभाजन विभिन्न विभिन्न स्थानों की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। मतलब छोटा क्षेत्र है तो थोड़ी सी सेना, बड़ा क्षेत्र है तो वहाँ पे ज़्यादा सेना, ऐसे, ठीक है। विदेशी आक्रमणों तथा आंतरिक कष्टों को निश्चित मजबूत किलों की सेना से लैस रखा जाता था। मतलब ये कि विदेशी आक्रमण वाली अगर एरिया है, जैसे बाउंड्रीज होती है सारी, उस पर ज़्यादा खड़े कर देंगे कहीं बाहर से आक्रमण ना हो जाए, अंदर कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए अलग वो ऐसे पूरा सिस्टम बना हुआ था। पूरा सैनिक सिस्टम जैसे हमारा होता वैसे इनका भी था, ठीक है। पैदल सेना भी थी, ठीक है, लेकिन घुड़सवार सेना की तुलना में इसकी महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। पैदल वाली भी थी बट उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं जाती, क्योंकि पैदल बंदा उसकी कम वैल्यू होगी, घुड़सवार की ज़्यादा वैल्यू होगी, उसके पास पूरा का पूरा घोड़ा है जिसके साथ वो भाग सकता है, आगे पीछे कहीं पे भी छुप सकता है, सामने वाले को मार सकता है, इसलिए, ठीक है। अनुचर तथा सेवक, सेवक क्या हो गए, हेल्पर्स। अनुचर क्या हो गए, पूरे के पूरे जासूस टाइप, जासूसी वाले भी इनकी सेना के अंदर इंक्लूड होते थे, ठीक है। उस समय पर घेराबंदी की जाती थी, अग्नि बाण होते थे, बाणों में आग लगा दी वैसे वाले अग्नि बाण, तेल का उपयोग किया जाता था आग वगैरह लगाने के लिए, घेराबंदी की जाती थी, पत्थर के गोले वगैरह, मतलब हर तरीके से बहुत हाई लेवल वाली इनकी भी सेना होती थी, इनके पास बहुत पूरी स्ट्रैटेजी होती थी। न्याय निरीक्षण और पुलिस, न्याय व्यवस्था कैसी इनकी कंट्रोल होती थी, ठीक है। यद्यपि न्याय और दान के विभाग एक ही मंत्रालय के अधिकार में थे, ठीक है, न्याय वाले भी और दान वाले भी एक ही उसके पार्ट थे, ठीक है। जो मुख्य सरदार तथा मुख्य काजी का कार्य करता था, फिर भी सुल्तान ही न्याय तंत्र का सर्वोच्च होता था। सारा के सारा सबसे मेन अगर कोई है तो वो घूम फिर के एक ही बंदा है जो सुल्तान है, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक और काजी होता था जो सेना के आपसी झगड़ों का फैसला करता था। अगर मान लो सेना में आपसे ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, संघर्ष हुआ, तो उसको कौन करेगा, एक बंदा, जिसे काजी कहा जाता था। दीवानी मुकदमों के लिए काजियों, शहर के साधारण काजी से लेकर राजधानी के मुख्य काजी तक की, काजी मतलब एक तरीके से उसको कह रहे हैं जैसे हम जज को बोलते हैं वैसे इनको काजी बोल रहे हैं, कि दीवानी मामले, कोई नॉर्मल मामले आ गए, चोरी के, लूटपाट के, आपसी लड़ाई झगड़ों के, उन सबको ये सॉल्व करेंगे। इसके अतिरिक्त एक अन्य न्याय अधिकारी होता था, ठीक है, एक और भी होता था जिसे अमीर दादा कहा कहते थे। क्या कह रहे हैं, अमीर दादा, एक विशेष अधिकारी प्रशासनिक अमीरों को, ठीक है, ये जो दादा है इनको, जिसके विरुद्ध सामान जारी किया होता था, काजी की कचहरी में लाता था। अभी जो जज जैसी कचहरी में पकड़ के कौन लाएगा, एक ये बंदा जिसका काम, जैसे मान लो पुलिस का काम होता है ना कि जितने भी क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं उनको पकड़ के लाना, वैसा काम ये करेंगे। इसको क्या कहा जा रहा है, अमीर दादा। फिर क्या है, इसके इसका कर्तव्य बहुत थे, इसके बहुत सारे काम होते थे। और मुसलमानों के धर्म के स्तर को ऊंचा रखना, मुसलमानों के धर्म का स्तर है ना कि तुम्हें इस्लाम को फॉलो करना है, नहीं करोगे तो पकड़ लेंगे। निरीक्षण भी शामिल था, ठीक है। जहाँ तक पुलिस का संबंध है, पुलिस का क्या काम था, उसका प्रमुख अधिकारी कोतवाल था, सबसे बड़ा जो उसका हेड होगा उसको क्या कहा जाएगा, कोतवाल, जैसे हमारा भी आईपीएस होता है, जिसका कार्य शहर की देखभाल करना था, सेम कार्य जो हमारे पुलिस का होता है। शासन का प्रमुख दरवाजे की चाबियाँ, जो पूरा इनके शासन वगैरह उसके दरवाजे वगैरह सबकी ए टू जेड चाबियाँ भी उसी के पास होती थी। शहर के कई भागों में विभक्त था, मतलब शहर को डिवाइड कर दिया, प्रत्येक भाग का रक्षक अधिकारी होता था, अलग अलग उसके अधिकारी हो गए। जो कोतवालों का विश्वास पत्र होता था ग्राम की रक्षा करना, सेम काम जो हमारी पुलिस करती है। प्रांतीय स्तर व्यवस्था, प्रांतीय क्या होता है बेटा, स्टेट लेवल पे। ये तो पूरा हमने सेंट्रल लेवल का पढ़ा कि कैसे कैसे था, स्टेट लेवल पे क्या था, जैसे हमारे यहाँ पे भी ना एक सेंट्रल लेवल की सरकार है और दूसरी स्टेट लेवल की है। सेंटर पे कौन है, बीजेपी वाले हमारे
पीएम मोदी, यहाँ पे कौन है हमारे दिल्ली वाले, स्टेट लेवल पे केजरीवाल। ऐसे सेम ये प्रांतीय की बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत के समय पर साम्राज्य ना तो व्यवस्थित प्रांतों में बटा हुआ था और ना ही प्रांतों तथा केंद्र के संबंधों में व्यवस्था के लिए ठोस सिद्धांत थे। मतलब ऐसे कुछ खास भी वो नहीं था बटा हुआ, सारी पावर एक बंदे के पास थी जो था सुल्तान। बट वास्तव में दिल्ली सल्तनत के समय उस अर्थ में प्रांत ना थे जैसे कि शब्द का अर्थ अब हम समझते हैं कि विजय प्रदेश कई भागों में बटा हुआ था। मतलब ये जो डिवाइड कर रखे थे ना, ये कई भागों में उसको बांट रखे थे, जो ये एरिया सैनिक नायकों के सौंप दिए जाते थे। ऐसे बांटे, फिर ये वाला पार्ट उसका, ये वाला उसका, ऐसे सैनिक नायकों को बांट दिया जाता था एरिया के, अब तुम्हारा काम तुम इसको कंट्रोल करो। यह अफसर वाली या मुख्तियाई कहलाते थे। मुख्ताई कानून की व्यवस्था में जिम्मेदारी था। अब एक ये एरिया बांट दी, जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट बटे हुए, हमारे यहाँ पे 28 स्टेट है, पूरा एक भारत है लेकिन 28 स्टेट बटे हुए। सेम उस तरीके से एक एक एरिया इनको बांट दिया। अब उसको पूरा चलाना, ये जो मुख्ताई वाले हैं इनको पूरा का पूरा हैंडल करना इनका काम। व्यवस्था में कई जिम्मेदारियाँ दी, जो सारी ए टू जेड जिम्मेदारी दी जाएंगी। वह कर भी वसूल कर सकते हैं, टैक्स भी अब लेंगे। बस क्या करेंगे, जो टैक्स आया उसका आधा अमाउंट ऊपर दे दिया जाएगा केंद्र स्तर की सरकार को, जो कि कौन है सुल्तान, उसको पैसा दे दिया जाएगा। वह राजस्व में भी अपना व्यक्तिगत वेतन तथा और खर्च घटा सकते हैं। मतलब जो टोटल आया उसमें से अपना खुद की पहले सैलरी ले लो, व्यक्तिगत जो भी तुम्हारा खर्चा वगैरह हो रहा है वो सब लेके बाकी का दे दो उसको सुल्तान को। और अगर कुछ शेष रह जाता है तो वह केंद्र सरकार को भेज सकता है। मतलब हाँ, जो बच रहा है एक्स्ट्रा भी वो तो तुम्हें देना, टैक्स तो तुम्हें देना ही है। ये वाला इसका काम हो गया। तो ये क्या है, प्रांतीय व्यवस्था, जिसमें इक्कादारी व्यवस्था में इंक्लूड हो रही। तो ये वही तो था कि छोटे छोटे प्रांत बांट दिए गए लोगों को कि अब तुम इसे हैंडल करो, संभालो, और बाकी का टैक्स वैक्स वसूल करके अपना वेतन काट लो, जो बच रहा है वो दे दो। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ये वाली वीडियो यहीं तक थी और पूरा का पूरा यूनिट 1 जो कि आपकी इंपॉर्टेंट थी वो पूरी करा दी है। टोटल दिल्ली सल्तनत में 5 पूरे के पूरे वंश जो थे वो करा दिए, इंपॉर्टेंट जो भी था सब कुछ मैंने करा दिया। अभी भी किसी को कुछ ना समझ आ रहा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।